उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में आज रात और मंगलवार के लिए एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद सभी एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों को नहीं जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सभी ऊंचाई वाले इलाकों से पर्यटकों को वापस बुला लिया है। इससे पहले चमोली में आए एवलांच में 8 लोगों की मौत हो गई थी। तो सभी एजेंसी को सतर्क रहने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से बंद हुआ गंगोत्री हाईवे भैरव घाटी तक खोल दिया गया है। गंगोत्री धाम और बॉर्डर तक मार्ग खोलने का कार्य जारी है। बीआरओ की मशीन और मजदूर लगातार हाईवे को खोलने में जुटे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। हर्षिल, दराली और मुखबा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को 4 दिन बाद सुचारू कर दिया गया है। इसके साथ संचार सेवा भी बहाल हो गई है। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड पूरी तरह बंद है। बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी के चलते बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बंद है। रोड बंद होने से दारमा घाटी के 14 गांव पूरी तरह कैद हो गए हैं। बीआरओ रोड खोलने में जुटा है, लेकिन चलखूम के पास भारी ग्लेशियर टूटने से रोड खोलने में समय लगना तय है। चलखूम के पास 40 मीटर लंबा और 10 मीटर ऊंचा ग्लेशियर टूटा है। बीआरओ का कहना है कि अगर मौसम ठीक रहा तो 4 से 5 दिन में दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड खोल दी जाएगी। देहरादून में आज पुष्कर धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 17 बड़े फैसलों पर मोहर लगा दी गई है। उत्तराखंड में अब 6ठी क्लास से 8वीं तक सिलेबस में उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा और राज्य आंदोलन के इतिहास को पढ़ाया जाएगा। 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों की डिग्री को इंटर के समकक्ष मान्यता दी गई है। साल 2024-2025 के लिए गन्ना मूल्य निर्धारित तय किया गया है। अगेती प्रजाति के लिए 375 और सामान्य प्रजाति के लिए 365 रुपए प्रति क्विंटल रेट तय किया गया है। सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 2 लाख तक के लोन पर 75% सब्सिडी राज्य सरकार देगी। ट्राउट मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है। उधम सिंह नगर में पराग फार्म को 1354 करोड़ एकड़ सीलिंग की जमीन को औद्योगिक विकास के लिए सिडकुल को देने की मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने इनकम के सबसे बड़े सोर्स आबकारी विभाग के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो नया टारगेट 5000 करोड़ से ज्यादा का रखा गया है। पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मोहर लगा दी गई है। उत्तराखंड में शराब राजस्व का सबसे बड़ा सोर्स रहा है, तो ये सामाजिक मुद्दा भी रहा है। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए नई आबकारी नीति का ऐलान कर दिया गया है। शराब से मिलने वाले राजस्व का टारगेट इस बार बढ़ाकर 5060 करोड़ कर दिया है, जो पिछली बार से 14% ज्यादा है। नई पॉलिसी में प्रदेश के धार्मिक क्षेत्रों को शराब मुक्त घोषित कर दिया गया है। उन क्षेत्रों के आसपास खुली दुकानों को भी खत्म कर दिया गया है। उत्तराखंड के मूल और स्थायी निवासियों को 2 साल के लिए दुकान रिन्यूअल की सुविधा मिलेगी। शराब दुकानों के साथ उप दुकानों की व्यवस्था को भी पूरी तरह खत्म कर दिया है। मेट्रो ब्रांड की शराब बिक्री व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी गई है। ओवर रेटिंग की शिकायत पर दुकान का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, जबकि अब तक सिर्फ चालान की व्यवस्था थी। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी एमआरपी को अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ भी ओवर रेटिंग पर लाइसेंस रद्द हो जाएगा। राज्य में शराब उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है। राज्य में उत्पादित फलों से वाइन तैयार करने वाली वाइनरी को अगले 15 साल तक आबकारी शुल्क नहीं देना होगा। पूर्व से प्रतिबंधित है क्षेत्र, वहां पे प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा जो स्कूल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनसे एक निश्चित दूरी बनाने के लिए भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई है। इसके अलावा उप दुकानें न खोले जाने के बारे में भी आज माननीय मंत्रिमंडल का निर्णय लिया गया। राज्य के लिए रेवेन्यू का बड़ा सोर्स होने के बावजूद नई आबकारी नीति में कई कड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।
नई आबकारी नीति में स्थानीय निवासियों के हितों को प्राथमिकता दी गई है, तो साथ ही वाइनरी में आबकारी टैक्स में छूट जैसे बड़े प्रावधानों से स्थानीय उत्पादों को भी बड़ा महत्व दिया गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई की तलह लगातार जारी है। सोमवार को विकासनगर एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने 5 अवैध रूप से चले रहे मदरसों को सील किया। इसमें पहाड़ी गली में 4, कुंजा गांव में 1 और हरबर्टपुर में 1 मदरसे पर कार्रवाई की गई। वहीं इस दौरान 6 मदरसों को नोटिस भी दिया गया है। वहीं कार्रवाई से नाराज मुस्लिम समुदाय ने कार्रवाई को अनुचित बताया है। आपको बता दें कि शनिवार को भी 4 मदरसों और 1 मस्जिद पर कार्रवाई की गई थी। शासन के निर्देशों के क्रम में जो अपंजीकृत बिना नक्शा पास कराए गए जो मदरसे हैं उन पे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एमडीडीए की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 अपंजीकृत मदरसों को सील किया गया है और 6 मदरसों को नोटिस दिया गया। हम तो ये मांग करते हैं कि आप जो है हमारे मदरसों को थोड़ा रमजान का वक्त तो दीजिए, कम से कम नोटिस भेजा जाता है, नोटिस भेजे साहब, बगैर नोटिस की आप चीज कर रहे हैं, ये गलत है। ऋषिकेश के सरवारा नगर स्थित बाइक शोरूम में सड़क पर पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि उसकी आंच अब पंजाब तक पहुंच गई है। बाइक शोरूम मालिक सिख समुदाय का है, जिससे स्थानीय नगर निगम पार्षद ने बदसलूकी की। शोरूम मालिक ने पार्षद और भीड़ पर पकड़ी से बदसलूकी का आरोप लगाया है, जिस पर सिख समुदाय नाराज है और कोतवाली का घेराव किया। पार्किंग विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दोनों तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई और दोनों ही तरफ से केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस गिरफ्तारी में लग गई है। अभी तक तोड़फोड़ और गुंडागर्दी कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी की तलाश जारी है। सूत्रों की माने तो पंजाब सरकार ने उत्तराखंड सरकार से इस मामले की जानकारी मांगी है। देखिए, इसमें कल जो शिकायत हमें प्राप्त हुई थी उसमें पता चला था कि बाजार में एक जगह पर जो ये वीरपाल नाम के हैं ये वहाँ पर गए थे और इन्होंने पार्किंग को लेकर कुछ विवाद हुआ था और इसके बाद फिर वो लड़ाई झगड़े तक और तोड़फोड़ तक पहुँच गया, जिसमें कि एक बड़ी घटना हो गई थी, जिसके संबंध में जो हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी उसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, कितने गिरफ्तारी हुई मामले में? देखिए, इसमें 3 नेम्ड हैं और बाकी सब अज्ञात हैं। उनके अज्ञात को भी अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो अज्ञात थे उनमें से 3 की अरेस्टिंग की जा चुकी है और बाकी के लिए टीम गठित है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा की तैयारियां इस बार कुछ खास रहने वाली हैं। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन इस बार पहले से ही सतर्क है। साथ ही इस साल चारों धामों में कैपेसिटी तय करने की भी प्लानिंग हो रही है। क्या है 4 धाम यात्रा के लिए इस बार सरकार का रोड मैप, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। बीते साल 4 धाम यात्रा में 47 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन भीड़ नियंत्रण एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इस बार प्रशासन रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन प्रक्रिया को अनिवार्य करने जा रहा है, यानी हर यात्री को पहले से पंजीकरण कराना होगा और यात्रा में शामिल वाहनों के स्वामियों को डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा, जिसमें यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्थाओं की जानकारी देनी होगी। वाहन चाहे कमर्शियल हो या निजी, सभी को वाहन में बैठे यात्रियों की संख्या को डिक्लेरेशन फॉर्म में देना होगा। इस बार यात्रा के दौरान पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर 30 अत्याधुनिक AI आधारित कैमरे लगाए हैं, जो कंट्रोल रूम को लाइव डेटा भेजेंगे। अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन या डिक्लेरेशन के यात्रा मार्ग पर आता है तो उसकी सूचना तुरंत चेक पोस्ट तक पहुंच जाएगी और ऐसे वाहनों को वापस भेज दिया जाएगा। निर्देशित किया गया है कि कुछ ANPR कैमरा लगाए जाएं, ताकि हमारे पास जितने लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं या अन्य पर्यटन के लिए भी जा रहे हैं वो सारा डेटा हमारे पास रहेगा, तो हम उससे बेहतर यातायात प्रबंधन करने की स्थिति में रहेंगे। पिछले साल 65 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इनमें से 47 लाख यात्री ही यात्रा पर पहुंचे। इस बार प्रशासन को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से यात्रियों की संख्या और उनकी सुविधा को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकेगा। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद किया जाएगा। हर 10 किलोमीटर के अंतराल में पुलिस पिकेट, वाहन और PCR वैन मौजूद रहेगी।
साथ ही पूर्व में कैंपिंग व्यवस्था को भी लागू किया जा सकता है, जिसके तहत बद्रीनाथ में 20,000 यात्री प्रतिदिन, केदारनाथ में 18,000 यात्री प्रतिदिन, गंगोत्री में 11,000 यात्री प्रतिदिन, यमुनोत्री में 9,000 यात्री प्रतिदिन रहेगी। इस समस्त पूरे रूट को एक डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा जाए। उस सेक्टर की जो पेट्रोलिंग है वो कंसर्निंग थाने के द्वारा की जाए, मोबाइल मोटरसाइकिल्स के द्वारा की जाए, और उनको एक क्षेत्र दिया गया है जो लगभग पूरे 10 किलोमीटर का क्षेत्र है। इस 10 किलोमीटर की क्षेत्र में पूरे यात्रा रूट को बांटा गया है। बीते सालों से सबक लेकर प्रशासन यात्रा से पहले हर प्रकार की तैयारियों में जुटा है, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों से न गुजरना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बागेश्वर में मौसम साफ होते ही हेली सेवा का सफल ट्रायल किया गया, जिससे उम्मीद की जा रही है कि बागेश्वर से हल्द्वानी और देहरादून के लिए हवाई सफर की सुविधा जल्द शुरू होगी। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हेली सेवा शुरू होने से आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसका ट्रायल था, तो हमारा जो मेला डुंगरी हेली पैड है वहां पर डीजीसीए की टीम आई थी, देहरादून से वो लोग आए थे और वहां पर ट्रायल जो है सक्सेसफुल रहा है। तो अब ये उम्मीद है कि अतिशीघ्र जो है वहां से रेगुलर जो हमारी फ्लाइट्स हैं वो सुचारू हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अनिल बलूनी ने अमित शाह के सामने चमोली जिले के विकास का प्लान रखा है, जिस पर अमित शाह ने पूरा भरोसा दिया है। मुलाकात के बाद बलूनी ने बताया कि चमोली जिले का विकास 543 करोड़ के बजट से होगा। अनिल बलूनी ने बताया है कि चमोली की 66 सड़कों का निर्माण किया जाएगा और कनेक्टिविटी अच्छी होने से पलायन की समस्या भी दूर होगी। चीन बॉर्डर से जुड़ा होने के कारण चमोली बेहद महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ के 12 गांव बॉर्डर से लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्रियों के जल्द ही वाइब्रेंट विलेज में दौरे भी शुरू होंगे। आज गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है, किन कुछ विषयों को लेकर आपकी चर्चा हुई है? देखिए, पिछले एक लंबे अरसे से हम लोग जो हमारा सीमांत क्षेत्र है, सीमांत जनपद है चमोली, उसमें विकास की गति को और तेज बढ़ाने के लिए और जो सीमांत क्षेत्र से पलायन हो रहा है उसके को कम करने को लेकर हम लोग लगातार एक तैयारी कर रहे थे और हमने गृह मंत्रालय में इस बारे में कई बार बात भी की थी। अंत में गृह मंत्री जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को प्रॉपरली तैयार किया जाए और वहाँ के प्रशासन के द्वारा हमने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें लगभग 66 ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी एक समस्या है कि गाँव में सड़कें नहीं जाती, उससे पलायन को और तेज होता है। तो उस सबसे का सामना करने को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जो कि 543 करोड़ 543 करोड़ का है और मैंने वो माननीय गृह मंत्री जी को सौंपा है और गृह मंत्री जी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि इस पर हम लोग गौर करेंगे और इसको पूरा भी करेंगे। देहरादून राजभवन में हर साल होने वाला बसंतोत्सव यानी फ्लावर शो इस बार 7 मार्च से शुरू होगा। 3 दिन चलने वाले इस शो का उद्घाटन गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। पहले दिन दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक फ्री पब्लिक एंट्री यहां हो सकेगी, जबकि 8 और 9 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ये आम लोगों के लिए खुला रहेगा। सोमवार को गवर्नर गुरमीत सिंह ने फ्लावर शो से जुड़ी खास बातें मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि फ्लोरिकल्चर उत्तराखंड की पहचान बना है, तो इसमें बहुत संभावनाएं भी हैं। गवर्नर ने कहा कि पिछले साल हुए फ्लावर शो में 3 लाख लोग राजभवन आए थे और उम्मीद है कि इस बार इससे बड़ी संख्या में लोग आएंगे। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में इन दिनों एक खास तरह का मेला चल रहा है जिसमें एक साथ कई राज्यों के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। खास बात यह है कि एक ऐसा मेला है जहां पर 10 दिनों तक खरीदारी से लेकर एंटरटेनमेंट तक सब कुछ मिलेगा। ये नजारा हल्द्वानी के एमबी ग्राउंड का है, जहां राष्ट्रीय आजीविका सरस मेले का आगाज हो चुका है। यहाँ 1, 2 नहीं बल्कि 13 से ज्यादा राज्यों की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और उद्यमी हिस्सा ले रही हैं।
एक तरफ आपको यहाँ पश्चिम बंगाल की सीप कलाकारी दिख जाएगी तो दूसरी तरफ केरल का आदिवासी तेल और कढ़ाई नजर आएगी। पूर्वोत्तर के राज्यों से भी महिलाएं अपने उत्पाद लेकर यहाँ पहुँची हैं। हल्द्वानी में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, 2 बार सरस इसके पहले भी हुआ है, मैं दोनों सरस अटेंड कर चुकी हूँ। यहाँ की खरीदारी बहुत अच्छी रहती है, इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ आए कि यहाँ हमारा मार्केट बहुत अच्छा चलेगा, अच्छा बिजनेस हमको मिलेगा यहाँ से। मेरा ये फ्लावर लेके आया, मेरा हाथ से बनाया, वही मकई का बनाता है, नारियल का पत्ता से बनाता है और बेम्बो से बनाता है। अन्य राज्यों के साथ ही उत्तराखंड के 13 जिलों से भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने उत्पाद लेकर यहाँ पहुँची हैं, जो मेले में हुई शुरुआती बिक्री से ही बेहद खुश हैं। उत्तर पार्टी ब्लॉक से इतनी दूर से आए हैं तो ये मतलब हम यहाँ पर उम्मीद ऐसी आ रही है कि आज ही हमारा जो हुआ है प्रोडक्ट लगभग 2,500-3 हजार तक पहुँच गया है अभी, जबकि फर्स्ट दिन है तो उम्मीद हो रही है कि हमारा सामान निकल जाएगा। जाहिर है विभिन्न उत्पादों से भरे मेले में आपके लिए बहुत कुछ है। 10 जनवरी तक चलने वाले मेले में आपको मनोरंजन की भी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति के रंग यहाँ बिखरे हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पहाड़ की लाइफलाइन अल्मोड़ा खैरना हाईवे, लेकिन क्वारब के पास पिछले 6 महीने से लैंडस्लाइड होने से ज्यादातर मौकों पर हाईवे बंद रहा। अब इस मामले में सियासत भी गर्म हो गई है। पहाड़ के 3 जिलों को जोड़ने वाले क्वारब हाईवे में लैंडस्लाइड से पहाड़ के लोग परेशान हैं। पर्यटकों की संख्या में कमी आ रही है। वहीं टीएसडीसी की रिपोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार बजट जारी कर रही है, जिससे जल्द ही हाईवे को बेहतर किया जाएगा। क्वारब के लिए पैसा मंजूर किया है, उसका टेंडर आ गया है, टेंडर आने के बाद काम चालू हो रहा है। हमने टीएसडीसी की जो रिपोर्ट आई है उसके लिए भी हम टेंडर का पैसा स्वीकृत कर दिया है और उसका भी हम टेंडर लगाएंगे। तो इसलिए ऊपर जो हिल साइड कटिंग हुई है रोड सेफ्टी में, उसको भी हम काम चल ही रहा है। और चूँकि निरंतर हमने कोई काम रुका नहीं है, काम वहाँ पर हमारी मशीनें खड़ी हैं, जब भी कोई मलबा आ रहा उसको साफ कर रहे हैं। लैंडस्लाइड को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सड़क को ठीक करने के नाम पर पिछले 6 महीनों में सिर्फ कागजों पर ही काम हुआ है। 6-7 महीने हो गए हैं और पूरा क्वारब जो भूस्खलन की चपेट में आ गया और वो पूरे हमारे 3 जिलों की लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन डबल इंजन की सरकार है, यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन फिर भी बड़े दुर्भाग्य की विषय है कि पूरी जनता को इन्होंने आग में झोंक दिया है और कोई काम नहीं हो रहा है। और निश्चित रूप से बहुत गंभीर, जब तक कोई दुर्घटना नहीं होगी तब तक ये सरकार नहीं चेतेगी। पहाड़ की लाइफलाइन क्वारब हाईवे अगर जल्द ठीक नहीं हुआ तो पहाड़ के लोगों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है और अगर हाईवे ठीक नहीं हुआ तो पर्यटन कारोबार पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी जल्द ऑल इज वेल का दावा कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्वारब हाईवे की समस्या का पक्का समाधान कब तक हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।